नमस्कार विद्यार्थियों। हिस्ट्री बाय डॉक्टर राजेंद्र ऐतिहासिक अध्ययन की इस श्रृंखला में मैं आपका फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, आज मैं आपसे जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं वह महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के विद्यार्थियों के लिए है और इस प्रश्न पत्र का संबंध राजस्थान के इतिहास से है। विद्यार्थियों, इससे पहले की मेरी कक्षाओं के अंतर्गत मैंने आपसे राजस्थान के इतिहास के विविध पहलुओं के बारे में चर्चा की थी, जिस बारे में मैंने आपसे राजस्थान के प्रागैतिहासिक इतिहास, आद्य इतिहास और ताम्रपाषाण और पाषाण सभ्यताओं से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चर्चा की और साथ साथ मैंने आपको बताया कुछ उन संस्कृति और सभ्यताओं के बारे में जो मानव जाति के विकास के प्रारंभिक प्रमाणों में से एक है और विशेष रूप से कालीबंगा की सभ्यता और साथ ही साथ ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता के महत्वपूर्ण केंद्र आहड़ के बारे में मैंने आपको अवगत कराया था। विद्यार्थियों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपसे बात करूंगा राजस्थान के इतिहास के एक महत्वपूर्ण पात्र जिसे उत्तरी भारत के अंतिम महान हिंदू सम्राटों की श्रेणी में शामिल किया जाता है और जिसके बारे में कहा जाता है कि वह उत्तरी भारत के अंतिम महान हिंदू सम्राट थे। तो इस तथ्य का भी मूल्यांकन और परीक्षण करने का प्रयत्न किया जाएगा कि यह कथन किस हद तक सत्य है। विद्यार्थियों, बात किसी और के बारे में नहीं हो रही है, बल्कि बात हो रही है अजमेर के शक्तिशाली सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में। पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो भारतीय इतिहास में और विशेष रूप से राजस्थान के इतिहास में सपादलक्स या शाकंभरी के चौहानों के राजाओं की सूची में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। 1178 से लेकर 1192 ईस्वी तक कुल मिलाकर 14 साल का समय पृथ्वीराज चौहान तृतीय का माना जाता है और पृथ्वीराज चौहान को उत्तरी भारत के अंतिम महान हिंदू सम्राट की श्रेणी दी जाती है। लेकिन इसमें बहुत सारी बातें देखने लायक है कि उन परिस्थितियों में जिस राजनीतिक सूझबूझ और समझ की जरूरत थी, क्या पृथ्वीराज चौहान ने उस सूझबूझ का परिचय दिया? वास्तव में वह हिंदुस्तान के इतिहास में एक संक्रमण का दौर था, जबकि हम देखते हैं कि महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा का रास्ता खुल चुका था आक्रांताओं के लिए और आक्रांताओं की श्रेणी के अंतर्गत एक नई सत्ता जो कि गजनी के पतन के पश्चात गौड़ से पैदा हुई और उस सत्ता का प्रतिनिधित्व इस बार कर रहा था मोहम्मद गोरी। तो यह हिंदुस्तान में मोहम्मद गोरी के आक्रमणों का समय था और उत्तर पश्चिमी सीमांत पूरी तरीके से आरक्षित था। तो ऐसी स्थिति में पृथ्वीराज चौहान जैसे शक्तिशाली शासक के लिए बहुत जरूरी और लाजमी हो जाता था कि वह यूनाइटेड होकर, एक होकर इस प्रकार की ताकत का मुकाबला करे जो वास्तव में हिंदुस्तान में तुर्की साम्राज्य को कायम करने के लिए आई है। मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद गोरी और महमूद गजनवी दोनों के उद्देश्यों में बहुत ज़्यादा अंतर था। महमूद गजनवी का उद्देश्य जहां हिंदुस्तान में लूटपाट करके धन कमा कर वापस जाना था, वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद गोरी का राजनीतिक उद्देश्य ये था कि हिंदुस्तान में तुर्की साम्राज्य को कायम किया जाए और तुर्की साम्राज्य की एक शाखा हिंदुस्तान में भी गजनी और गौर के कंट्रोल में लाई जाए। तो इस प्रकार के राजनीतिक उद्देश्यों को लेकर जो शत्रु आ रहा है, तो अगर आपको उसका मुकाबला करना है तो आपको उससे ज़्यादा कूटनीतिज्ञ होना पड़ेगा, आपको उससे 2 कदम आगे चलना पड़ेगा। लेकिन पृथ्वीराज चौहान तृतीय के इतिहास को हम उठाकर देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि नो डाउट पृथ्वीराज की वीरता में कोई संदेह नहीं है। पृथ्वीराज चौहान ने काफ़ी वीरता का परिचय दिया और यदि चंद बरदाई के पृथ्वीराज रासो का अध्ययन किया जाए, जयानक के पृथ्वीराज विजय का अध्ययन किया जाए, जोधराज के आमिर रासो का अध्ययन किया जाए, मेरुतुंग के प्रबंध चिंतामणि का अध्ययन किया जाए, तो हम इन सब ग्रंथों में पृथ्वीराज चौहान के बारे में काफ़ी वीरतापूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। वीरता में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है, लेकिन यदि आपका मुकाबला एक ऐसे शत्रु से है जो युद्ध में केवल जीत और जीत के मकसद से आया है और जो येन केन प्रकार जीत हासिल करना चाहता है, तो आपको भी युद्ध में उसका मुकाबला करते समय उसी प्रकार की नीतियों पे काम लेना पड़ेगा, इवन उससे भी 2 कदम आगे चलना पड़ेगा। लेकिन पृथ्वीराज चौहान इस प्रकार की राजनीतिक दूरदर्शिता कम से कम मोहम्मद गोरी के मामले में नहीं दिखा पाए। पृथ्वीराज चौहान के बाल्यकाल की बात की जाए तो ऐसा कहा जाता है कि उनका बाल्यकाल गुजरात में बीता और उनके पिता सोमेश्वर वो भी गुजरात में बड़े थे और जब बाद में सोमेश्वर को अजमेर की सत्ता मिली, हालांकि अजमेर इनका मूल केंद्र माना गया है और ऐसा कहा गया है कि इनका प्रभाव दिल्ली और गुड़गांव के आसपास के क्षेत्रों तक था
और उत्तरी भारत में चौहानों की सत्ता काफ़ी महत्वपूर्ण थी और इनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी के रूप में अगर हम उस दौर में किसी को देखते हैं तो वो गुजरात के शक्तिशाली चालुक्य थे और परमाणु के कुछ केंद्र भी उनसे संघर्ष करते रहते थे। कन्नौज का शासक जयचंद गाढ़वाल वो भी चौहानों का शत्रु था। तो इस प्रकार की राजनीतिक परिस्थितियाँ हम उस दौर के अंदर वहाँ पे मौजूद होती हुई देख रहे हैं। सोमेश्वर के बाद सत्ता की कमान 1178 में पृथ्वीराज चौहान के पास आई और ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान उस वक्त लगभग उनकी आयु 11 वर्ष थी। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने अपनी माता कपूर देवी के संरक्षण में शासन प्रारंभ किया। पृथ्वीराज चौहान के हमें 2 मंत्रियों और सेनापतियों को उल्लेख मिलता है जिनमें कदमवास का नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसके अलावा भुवनेकमल, कदमवास और भुवनेकमल उनके 2 महत्वपूर्ण वफादारों और सहयोगियों के रूप में उभरकर सामने आते हैं। यद्यपि कदमवास के बारे में कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान और उनके बीच में कोई अनबन हो गई थी जिसके कारण पृथ्वीराज चौहान ने उनको रास्ते से हटा दिया। भुवनेकमल जो रिश्ते में पृथ्वीराज के मामा लगते थे, उन्होंने कई युद्धों में अपनी वीरता का परिचय दिया। तो जब पृथ्वीराज चौहान ने अजमेर की बागडोर संभाली तो उनके लिए दिक्कतें काफ़ी थी और सबसे बड़ी दिक्कत उन्हें विग्रह चतुर्थ विसलदेव जो कि शक्तिशाली चौहान शासक थे, उनके पुत्र नागार्जुन के द्वारा दी जा रही चुनौती के कारण हुई। नागार्जुन ने गुड़गांव के आसपास के क्षेत्रों में बगावत कर दी और पृथ्वीराज चौहान की सत्ता को मानने से इनकार करते हुए खुद को स्वतंत्र शासक बनाने का प्रयत्न किया। ऐसी स्थिति में पृथ्वीराज चौहान ने एक सेना इकट्ठी करके नागार्जुन के विद्रोह का दमन किया और नागार्जुन के परिवार के काफ़ी लोगों को बंदी बना लिया। पृथ्वीराज चौहान का जो दूसरा संघर्ष हुआ वो भादानकों से संघर्ष हुआ था। भादानक जिनके बारे में ये माना जाता था कि भादानक बयाना है और इसके आसपास के क्षेत्रों में शासन करते थे। पृथ्वीराज चौहान के शासन की सीमाओं में इन्होंने हस्तक्षेप करने की कोशिश की और पृथ्वीराज चौहान ने इन पर हमला करके इनको काफ़ी हद तक कुचल दिया, पीछे धकेल दिया। लेकिन अंतोगत्वा इस युद्ध का कोई बहुत ज़्यादा परिणाम नहीं निकला। इसी प्रकार से अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते हुए पृथ्वीराज चौहान का संघर्ष अपने दौर के शक्तिशाली चंदेल शासक कलचुरी चंदेल शासक परमर्दी देव के साथ हुआ और परमर्दी देव के साथ हुए इस संघर्ष के अंदर पृथ्वीराज चौहान को विजय हासिल हुई। लेकिन इससे चौहान साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार नहीं हुआ बल्कि चौहानों को राजनीतिक और सैनिक दृष्टि से नुकसान ही हुआ, क्योंकि ऐसा करके पृथ्वीराज चौहान ने परमर्दी देव को अपना दुश्मन बना लिया जो उस दौर की राजनीतिक परिस्थितियों में किसी भी प्रकार की सूझबूझ की दृष्टि से अनुकूल नहीं कहा जा सकता। तो इस प्रकार का ये दौर ऐसा था जब आप देख रहे कि पृथ्वीराज चौहान के लिए जरूरी था, लाजमी था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को इकट्ठा करे, ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग हासिल करे। गुजरात के चालुक्यों के साथ भी पृथ्वीराज चौहान विशेष प्रगाढ़ता भरे संबंध नहीं रख पाया और सबसे बड़ी दिक्कत गोरी के हमलों के कारण हो रही थी। उधर भटिंडा की तरफ गोरी के सूबेदार काजी जियाउद्दीन ने तबर हिंद यानी सरहिंद पर अधिकार कर लिया और चौहान सत्ता को चुनौती दी। चौहानों के इलाके और मोहम्मद गोरी के राज्य की सीमाएं एक दूसरे को टच करने लगी। ऐसी स्थिति में संघर्ष अनिवार्य हो गया और 1191 में तराइन के मैदान में जो संघर्ष हुआ, इस संघर्ष में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को निर्णायक शिकस्त दी। लेकिन इसके बावजूद पृथ्वीराज चौहान इस विजय का फायदा नहीं उठा पाया। उसने गोरी के अधिकांश सैनिकों को वापस निकलने दिया और साथ ही साथ उसने गोरी के जो सूबेदार था काजी जियाउद्दीन, उसको कैद करने के बाद उसको छोड़ दिया। इस प्रकार की उदारता एक व्यक्ति के लिए अच्छी कही जा सकती है, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से इसे किसी भी दृष्टि से सूझबूझ भरा कदम नहीं माना जा सकता और इसका खामियाजा पृथ्वीराज चौहान को जल्दी भुगतना पड़ा। मोहम्मद गोरी तराइन के प्रथम युद्ध की हार को भुला नहीं पाया और उसने दिन रात एक करते हुए 1,20,000 की शक्तिशाली सेना इकट्ठी करके वह अगले साल फिर तराइन के मैदान में आ डटा और उसका मुकाबला करने के लिए पृथ्वीराज चौहान भी आ गया। पृथ्वीराज चौहान वहाँ आने के बावजूद भी मोहम्मद गोरी की कूटनीतिक चालों को नहीं समझ पाया। गोरी ने पृथ्वीराज को बुलावे में रखा और ये कहा कि मैं लड़ना नहीं चाहता, लेकिन मुझे अपने भाई के कहने पर लड़ने के लिए आना पड़ा और मैंने अपने भाई के पास संदेश भिजवा दिया संधि के लिए। तो उसका यह संदेश सुनकर पृथ्वीराज चौहान ने अपनी सेनाओं को आराम करने की सलाह दी और राजपूत सैनिक आराम की मुद्रा में आ गए, नाच गाने आदि में लीन हो गए। और दूसरी तरफ मोहम्मद गोरी की तैयारी पूरी थी। गोरी ने सुबह के वक्त हमला किया। सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग जब राजपूत सैनिक अपने नित्य कार्य में व्यस्त थे, उस वक्त मोहम्मद गोरी ने पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी सुनियोजित योजना के साथ
चौहान सेना पर हमला किया और चौहान सेना इसके लिए तैयार नहीं थी। राजपूत सैनिक लड़ते हुए मारे गए। पृथ्वीराज चौहान ने काफ़ी वीरता दिखाई, लेकिन इसके बावजूद उसे कैद कर लिया गया और बाद में जब उसने भागने की कोशिश की तो उसे कत्ल कर दिया गया। हालांकि इस बारे में चंद बरदाई के विवरण कुछ अलग बात करते हैं। चंद बरदाई का यह कहना है कि मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज को कैद करके गौड़ ले गए और वहाँ पर शब्द भेदी बाण के संधान के द्वारा पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को मार गिराया। लेकिन ऐतिहासिक प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि 1205-6 के आसपास अंधकूद की लड़ाई में खोखरों ने मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी थी। तो विद्यार्थियों, मैंने अभी आपको कुछ महत्वपूर्ण बात बताने की कोशिश की कि किस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान, जिसे उत्तरी भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट कहा जाता है, वो किस प्रकार से राजनीतिक सूझबूझ की उस परिस्थितियों में दरकार थी, वह उसका परिचय नहीं दे सका। और यही कारण है कि मोहम्मद गोरी के हाथों पृथ्वीराज चौहान को अपना पूरा का पूरा साम्राज्य खत्म करवाना पड़ा। नो डाउट पृथ्वीराज चौहान वीर था, पृथ्वीराज चौहान में लड़ने की योग्यता थी, वीर था, बहादुर था, लेकिन उसका मुकाबला एक ऐसे शत्रु से था जो अपने दौर का सबसे बड़ा शक्तिशाली और कूटनीतिज्ञ शासक था। तो कल मैं अपने इस क्लास को 2 भागों में बांटूंगा। आज मैंने पहले भाग के अंतर्गत संक्षेप में मैंने आपको ये बताया कि किस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान के समय की राजनीतिक घटनाओं का क्रम क्या था, किस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान का राज्यारोहण हुआ, किस प्रकार से उसने नागार्जुन के विद्रोह का दमन किया, किस प्रकार से उसने बादानकों से संघर्ष किया, किस प्रकार से कलचुरी चेदी शासक परमर्दिदेव के साथ युद्ध किया गया, चालुक्यों के साथ उसके क्या संबंध थे और मोहम्मद गोरी के साथ उनके क्या संबंध थे। इन संबंधों के बारे में मैंने आपको अभी संक्षेप में जानकारी दी। कल की क्लास में मैं इस क्लास को के दूसरे हिस्से पार्ट 2 में मैं आपको इन चीज़ों को विस्तार से बताऊंगा। तब तक आप इन चीज़ों को आप पॉइंट वाइज क्रमानुसार आप अपनी नोटबुक के अंदर पॉइंट तैयार कर लीजिए और उस हिसाब से आप नोट्स बनाइए, ताकि जब भी मैं इसका पार्ट 2 आपको बताऊंगा विस्तार से, तब आपको इन चीज़ों को समझने में मदद मिलेगी। जय भारत, जय हिंद।